हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉलर्स डे होता है, आपकी कॉल्स मौजूद हैं ऑलरेडी। कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से, उनकी बात सुनते हैं। जी कामरान भाई। ट्रेडिंग जब से आई सियासत में, कौम को है मालूम जो सौदे होते हैं। अच्छा, पहले तो हम घोड़े बेच के सोते थे, अब ये घोड़े हमको बेच के सोते हैं। वाह वाह वाह, अच्छा क्या बात है। दर्जनों के हिसाब से आनिया जानिया लगी हुई हैं। और दूसरा ये है कि शेख रशीद साहब को जो सियासत से रिटायर हो जाना चाहिए, वो बहुत सारी पेशगोइयां करते हैं लेकिन वो कभी भी कोई सच्ची साबित नहीं हुई है। यही उनकी खासियत है कि उनकी कोई पेशगोई सच साबित नहीं होती। एक चीज और ये है कि वो आप मौजूदा दौर में क्या देख रहे हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात मुमकिन है या नहीं? मेरा ख्याल है कि वो शायद नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शंस तक इन दोनों पार्टियों को बहरहाल इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन के बाद मुमकिन हो सकती है। वुसत साहब अगर इससे एग्री करें या डिफर करें तो फैसले से कब्ल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें पॉलिटिकल माइलेज सब पार्टियों ने गेन करनी है और जरदारी साहब एक श्रूड पॉलिटिशियन हैं। वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी बात करें जिससे उनके ऊपर किसी भी किस्म का पॉलिटिकल उनकी स्टैंडिंग को फ़र्क पड़े। तो जनाब दूसरे कॉलर हैं नवीद उल हक साहब हमारे साथ कराची से। जी नवीद साहब। अच्छा, नवीद साहब की मरियम साहिबा है लैया से। जी मरियम साहिबा। हेलो हेलो। लाइन पर हूँ सर। सर मैं लाइन पर हूँ सर। जी नवीद साहब लाइन पर है। जी नवीद साहब फरमाइए। जी सर। सर मुझे ये कहना था कि कराची के अंदर एक बड़ा खामोश कातिल घूम रहा है और उसका नाम है निगेरिया वायरस। जी बिल्कुल सर, इसके ऊपर ना सिंध गवर्नमेंट ना वफाकी गवर्नमेंट इस पर कोई तवज्जो दे रही, ना इसका कोई अभी तक के कोई तोड़ इनके पास है। और कैसी खामोशी से ये 114 की वो कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सर इन लोगों को। और सर आप लोग भी काइंडली इस निगेरिया वायरस के लिए सर कुछ आवाज उठाएं। ये तो बहुत खतरनाक वायरस चला हुआ है सर। जी नवीद भाई बिल्कुल, ये दोबारा रिपोर्ट्स आई हैं कि केडीए और गुलशन के कुछ इलाकों में ये मसला हुआ है, जो कि कसाफत से होता है, यानी पानी की कंटेमिनेशन से। और कहा यह जा रहा है कि कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हेल्थ अथॉरिटीज़ ने सैंपल भी लिए हैं, क्लोरीन भी बहुत यूज़ की जा रही है। 2 लोग बहरहाल वुसत साहब जान से जा चुके हैं इस सारे मसले पे। तो यकीनन एक मसला है और आपकी बात बिल्कुल सही है कि सिंध हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए और एक्शन करना चाहिए। खाली नोटिस लेने से कुछ नहीं होगा। मरियम साहिबा है लैया से, उनकी बात सुनते हैं। जी मरियम साहिबा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मरियम साहिबा। हाँ, एक तो मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है, हमें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और हम इसको मुतवातर देखते हैं। शुक्रिया। और हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि हम अपना सवाल करें, लेकिन हमारा फ़ोन नहीं मिला, बड़ी मुश्किलों से मिला है। और मेरे सवाल भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक दो मैं अभी करूँगी। जी बिल्कुल कीजिए, टाइम आपके पास उतना नहीं होगा। जी फरमाइए। तो मैं पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में हमारी फ़ौज पूरी दुनिया में मशहूर है कि हमारी फ़ौज बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है और बहुत अच्छी है जी। और जितनी भी उसकी तारीफ की जाए कम है। लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है? क्या वो इतने छोटे से मुल्क पाकिस्तान इतना बड़ा तो नहीं है, छोटा सा मुल्क है, क्या वो अंदरूनी तौर पे उसकी हिफाजत नहीं कर सकते? ये दहशतगर्द कैसे आ जाते हैं? हमारी फौज के होते हुए ये दहशतगर्द कैसे एंटर हो जाते हैं पाकिस्तान में? और मरियम बीबी, वो आपकी बात दुरुस्त है कि फ़ौज खासी मजबूत है, लेकिन फ़ौज तो अमेरिका की बहुत मजबूत थी, तो वहाँ 9/11 कैसे हो गया? और फ़ौज तो श्रीलंका की भी खासी मजबूत है, इंडिया की भी अच्छी खासी मजबूत है, वहाँ यूरोप में बहुत कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ फ़ौज के मजबूत होने से कुछ नहीं होता। तमाम इदारे और जो क़यादत है उसकी पॉलिटिकल विल और क़ानून का राज, ये सारी चीज़ें मिलके ही जो जौहर है उसमें दहशतगर्दी के मच्छरों को पलने से रोक सकती हैं। अकेली फ़ौज जितनी भी मुस्तहकम हो, सोवियत यूनियन की फ़ौज कितनी मुस्तहकम थी,
लेकिन फिर क्या हुआ, वो सुपर पावर थी, वो घुल घुला के बराबर हो गई। तो सिर्फ एक फैक्टर से काम नहीं चलता। और ये कि हमारे माशरे में जो डिविजन्स हैं बहुत सारी, चाहे वो नस्ली बुनियादों पर हों, चाहे मजहबी बुनियादों पर हों, वो इस चीज़ को और बढ़ावा देती हैं। तो जब माशरा यूनाइटेड होगा तो यकीनन फ़ौज के साथ मिलकर इस जो दहशतगर्दी का जो अफरेत है उसको हम शिकस्त दे सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हो रही हैं चीज़ें। इंशाअल्लाह आने वाले कुछ माह में आप देखिएगा कि चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। समी साहब हैं कराची से। जी समी साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाहूँगा, पानामा के हवाले से बात करना चाहूँगा। जी करिए। ये जो इंक्वायरी हो रही है JIT की, और उसमें नवाज शरीफ साहब को 62-63 के जो अहल नहीं है, और ऐसा लग रहा है जैसे उनको नाअहल करार देने जा रहे हैं। ओके। जो हालत, तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, ये जो 9 मार्च 2007 से पहले जो अदलिया थी, तो वो भी क्या 62-63 से पहले उतरती थी पूरी। वो अगर आप किसी के 20 साल या 30 साल पहले का अगर आप किसी के उखाड़ रहे हैं, गड़े मरते उखाड़ रहे हैं, तो आप लोग ये भी तो देखें ना कि वो खुद क्या थे। तो इस्टेब्लिशमेंट की बांदी मशहूर थी हमारी अदलिया। अब ये 9 मार्च 2007 के बाद ही आज़ाद हुई। ऐसे तो अगर आप सबको फिर देखे जाएंगे पिछले अगर 30 साल के रिकॉर्ड देखेंगे तो कोई भी यहाँ पाकिस्तान में नहीं बचेगा। टू बी फेयर समी साहब, टू बी फेयर, जो अदलिया जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसने PCO पे ओथ लिया था, वो सारे के सारे जजेस जो है वो फारिग हुए उस गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम के बाद। चीज़ें बेहतरी की तरफ आई हैं। तो इस मौके पर एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने के बजाय अगेन आप 2007 से पीछे की बजाय 2018 की तरफ, 19 की तरफ देखें तो ज़्यादा एग्जैक्टली फॉरवर्ड देखें तो ज़्यादा बेहतर है। मुख्तार साहब पेशावर से। वक़ार साहब सॉरी जी, वक़ार भाई। हेलो, मेरे ख्याल में वक़ार साहब। अदील कबर साहब हैं कराची से। जी अदील। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे पूछना था क्वेश्चन रिलेटेड टू पनामा। आजकल काफ़ी बहस चल रही है इसके ऊपर। अच्छा, इसमें आई नो या तो मीडिया काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है या हम लोग काफ़ी कंफ्यूजन का शक कर रहे हैं। मुझे पूछना ये था कि जो GIT है, मनी है, उसका काम क्या है कि वो मनी ट्रेल उसने जो देनी है नवाज फैमिली ने, उस मनी ट्रेल जब नवाज फैमिली देगी उसको उसने बेसिकली चेक करना है कि वो ट्रेल ठीक है कि नहीं ठीक, या कि GIT ने खुद से सबूत लेके आने हैं कि ये लोग कन्विक्टेड हैं। दोनों है, दोनों ये दोनों बातें हैं। और दूसरा आपने जो कहा मीडिया के हवाले से, कुछ हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि पॉलिटिशियंस भी नहीं रुक रहे बयानबाजी से, सियासी जमातें भी उसके ऊपर अपनी सियासत चमका रही हैं। तो हमारा पूरा माशरा समहाउ इस इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा वोकल हुआ। और आपका सवाल भी पनामा में ही था। ट्रू। तो ये है, जहाँ तक आपकी बात है मनी ट्रेल की, तो अदालत ने उनको यही कहा कि आप तहकीकात कीजिए, अगर आपको मिलता है मनी ट्रेल तो हमें बताइए। और मेरे ख्याल में वो यही कर रहे हैं। आपने देखा बहुत से लोगों को बशमूल वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली को उन्होंने क्वेश्चन किया है। और वी आर होपिंग कि जब वो पीर को अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ कंक्रीट ज़रूर होगी, यानी ये मामला अधूरा ना रह जाए, ताकि ये ना हो कि बात फिर और मज़ीद तहकीकात की जानिब बढ़ जाए। अब्दुल हमीद मेमन साहब हैं कराची से। जी हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कराची के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जो हमारी ये ट्रांसपोर्ट जो चल रही है जी कराची में बिल्कुल कम हो गई है। 20% भी ट्रांसपोर्ट नहीं रही है। आवाम को इतनी परेशानी हो गई है। शारे फैसल पे रूट खत्म हो गए, काफी रूट खत्म हो गए। जब हम ट्रांसपोर्टर रूट अप्लाई करते हैं, अखबार में देते हैं, NOC लेते हैं इदारों से, तो ये कराची कमिश्नर साहब हैं जो रूट अप्रूवल नहीं करते हैं। इन केसों को रोका हुआ है। ये केसों को रूट अप्रूवल करे तो हम रूट पे अपनी गाड़ियां लेके आए परमिट के समेत, तो हम आवाम को सहूलत दें। मेरा पैगाम ये है कि कमिश्नर साहब को बोला जाए कि जो रूट बोर्ड मीटिंग में पड़े हुए RTA DRTA के, तो इनको अप्रूवल दी जाए, तो ये अपने रूट जो है तो फॉलो हो जाए और आवाम को सहूलत दें। मेरा ये अब्दुल हमीद मेमन साहब, उम्मीद है कि कमिश्नर साहब या उनके कोई दोस्त या ओहदेदार ये बात सुन रहे होंगे, तो आपकी बात हो सकता है कमिश्नर साहब तक पहुंच जाए। और कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, तो होपफुली देखें। कराची में ट्रांसपोर्ट का बहरहाल एक मसला है, संगीन मसला है। रोज़ खान है दुबई से। जी रोज़ साहब।
हेलो। हेलो जी भाई। जी, सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उसद भाई, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। एक साहब ने थोड़ी देर पहले बात की थी, साहब थी या साहबा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि जिसमें आपने जवाब दिया कि फौज तो फ्रांस का भी ज्यादा है, अमेरिका का भी। लेकिन मुबशिर जैदी साहब का कुछ दिन पहले मैं रमजान में पीटीवी पे सुन रहा था, तो इनका तो भाषण अच्छा था। कह रहे थे कि कैसे ये जो चंदा वंदा इकट्ठा होता है, तो ठीक है, मैं मान लिया कि फौज पूरा काम नहीं रोक सकती, लेकिन सवाल ये है कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के पोश एरिया में वहां पर एक साहब का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ। वो सुना है कि किसी हक्कानी का बेटा था, उसका जो वेला था या उसकी जो टाट बाट थे, फिर उस आदमी के मुकदमे का क्या हुआ, उसकी लाश कहाँ गई, ये सब चीजें हैं। तो सवाल ये है कि मान लिया कि ठीक है, फौज तो सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब ऐसे लोग हम बगल में पालते हैं तो कुछ तो दाल में काला है या हमारी गिरदारी में तिनका है, जिसकी वजह से ये सब कुछ तो होता है ना सर। देखिए, जो आपने बात की वो वाकया कम से कम 4 साल पुराना है, और वो वक्त था कि जब दहशतगर्दी बहुत पीक के ऊपर थी। हमें नहीं पता था, हम खुद कंफ्यूज थे नैरेटिव के बारे में कि ये लोग जो हैं ये मुजाहिदीन हैं या ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये तो बड़े बाद में जाकर के हमें एहसास हुआ कि ये वाकई ना सिर्फ इस्लाम के बल्कि पाकिस्तान के, बल्कि हम आपके सबके दुश्मन हैं। तो गलतियां सबसे हुई हैं, हमसे भी हुई हैं। अपनी गली मोहल्लों में हमने भी नज़र नहीं रखी, हमने भी रिपोर्ट नहीं किया, शायद डर के मारे, शायद किसी और वजह से। तो उसमें कसूरवार तो बहुत से, क्योंकि असल में कहना चाह रहे हैं कि क्या रियासत ने अच्छे और बुरे दहशतगर्द में तमीज़ की पॉलिसी अबेंडन कर दी है या नहीं? बुनियादी तौर पे वो कहना मेरा ख्याल है ये चाह रहे थे, करने की कोशिश कर रही है, अभी कुल्ली तरह से ये पॉलिसी अबेंडन नहीं हुई है। अशफाक साहब हैं हमारे साथ, डेरा इस्माइल खान से शेख अशफाक साहब। जी जी, अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं डेरा इस्माइल खान से शेख अशफाक पूरी अर्ज कर रहा हूँ। जी फरमाइए। तो मोहतरम, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी कौम तो जमहूरियत की कायल है, लेकिन हमारे हुक्मरान जमहूरियत के अल्फ बे भी नहीं जानते। इससे बेहतर है कि अयूब खान जैसा प्रेसिडेंट हो और अमीर मोहम्मद खान जैसा गवर्नर हो और वन यूनिट हो, और जितने भी हमारे ये पॉलिटिकल लोग हैं इन सबको जो है ना इस जेल में डालकर इन सब की इंक्वायरी कराई जाए, और अफगान माजरीन को फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाइज़त तौर पर बेदखल किया जाए। ये मैं 2011 से रहमान मलिक शहजदी कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जितनी भी बेरोजगारी और दहशतगर्दी आई है, ये हमारे पड़ोसी ममालिक ने जो हमें 30 साल पहले अफगान माजरीन दिए थे उनकी वजह से हुई है। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं था? उससे पहले कुछ भी नहीं था। उससे पहले सबको रोजगार मिल रहा था। हाँ, देखिए, तो ये मेहरबानी करके अफगान माजरीन को बाइज़त तौर पर वापस भेजें, क्योंकि ये यहाँ की जो पैदाइश हुई है इनके शनाख्ती कार्ड तो पाकिस्तान में बने हैं, कोई अफगानिस्तान में तो इन्होंने जाकर नहीं बनाएगा। जी अशफाक साहब, आपकी बात देखिए, हुकूमत कुछ इसमें इक़दाम उठा तो रही है, लेकिन जहाँ तक अफ़गान महाजरीन का सवाल है तो अफ़गानिस्तान में भी हालात ख़राब हैं, और हमने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एक मुआहदे के तहत, जिसकी हमें पेमेंट भी होती है, हमने इन महाजरीन को इतने सालों से रखा हुआ है। बार बार ये मसला उठता है, हम यूनाइटेड नेशन से बात करते हैं, और जब हुकूमत या रियासत एक मुआहदा कर लेती है तो उस माहिदे पर बहरहाल अमल दरामद करना पड़ता है। क्यों गुस्सा साहब? रज़ा साहब कहाँ से? लाहौर से हैं रज़ा साहब। जी भाई। जी, मेरे 2 सवाल हैं। जी, एक तो मुबशिर जैदी से है कि मुबशिर जैदी साहब परसों कहा था। जी, मेरे 2 सवाल हैं। जी जी फरमाइए। जैदी साहब ने परसों कहा था कि कल कोई खबर सुनाएंगे, जो कि कल भी नहीं सुनाई और अभी तक नहीं सुनाई। जी, वो अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं है, और उम्मीद यही कर रहा हूं कि एक आध दिन में पहुंच जाए, तो आपको मंडे को जब ये होगा तो कुछ ना कुछ आपको गर्मा गर्म खबर सुना ही दें। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये था कि आप कल बात कर रहे थे कि JIT को कतरी शहजादे के पास जाना चाहिए था। जी, क्या ये बनता है जाना कि जब वो कहता है कि आई हैव बीन टोल्ड
जब ये वो कहता है कि उसने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, उसने तो ये कहा है कि मुझे बताया गया है कि मेरे कोई पैसे जमा हुए थे, ये था वो था, इस तरह की कहानी है, फिर भी जाना बनता है। देखिए क्योंकि तहकीकात हम कर रहे हैं रज़ा साहब, तो मेरे ख्याल में जाना बनता है और जाकर के आपने पूछना ही है और सबूत वहाँ पे उनसे मांगने हैं कि जनाब आप हमें बता दीजिए कि आपके पास क्या सबूत हैं जो आपने दावा किया है। उससे इंटरेस्ट हमारा सर्व हो रहा है, उसका तो वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो टेस्टिमनी दे या ना दे। ज़रूरत हमारी JIT की है और इस केस की है। अगर हम इस केस को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमें मेरे ख्याल में उसकी टेस्टिमनी लेनी चाहिए। और ये बिला वजह की कि वो उधर आ जाए हम उधर चले जाएं, ये इसमें कोई बेमकसद की मुझे लगती है। अगर वो सब एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, ठीक बात है, बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है, कराची से हैं तारिक महमूद साहब। जी तारिक साहब। जी फरमाइए। जी मुबशर ज़ैदी साहब से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी ज़ैदी साहब, मेरा एक सवाल है कि 1999 में जब मियां नवाज शरीफ के इक़्तिदार पे मुशर्रफ साहब ने कब्जा किया था। जी हेलो जी सुन रहा हूँ भाई। जी 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 मैं जब कब्जा किया था तो आप 99 के अखबारात जो है, उस वक्त केबल इतनी आम नहीं थी, वो तब्दीली लाने वाले भी जनाब तैल और कादरी और इमरान खान उनमें पेश थे। 99 में? 1999 में जी, जब मुशर्रफ ने कब्जा किया था। अच्छा, तो उस तब्दीली में सबसे ज्यादा जो पेश थे वो जनाब तैल और कादरी साहब और इमरान खान साहब थे। अच्छा, ये मेरे लिए तो खबर है। खैर हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त PTV के जो है जैसे ये हुआ था तो मैं PTV स्टेशन गया था। बहरहाल हम लोगों ने क्योंकि PTV था उस वक्त, PTI नहीं थी। हाँ PTI थी उस वक्त, थी, लेकिन इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं थी मेरे भाई, इतनी फंक्शनल नहीं थी। हाँ। लेकिन आप अखबारात निकाल के, अच्छा आगे बात कीजिए, आगे बात फरमाइए। जी अखबारात निकाल के आप देख, जी वो निकाल लेंगे, आप आगे बात कीजिए। अब आपका थीसिस क्या है? तो वो एक तब्दीली, उसमें और लोग भी शामिल थे, वो एक तब्दीली ये लेके आए थे पाकिस्तान में, और उस तब्दीली का कौम ने जो खमियाजा भुगता है बिजली की शक्ल में, और जो मुल्क में नुक्से अमन की शक्ल में, और जो ये बदअमनी और दहशत गर्दी की शक्ल में, अब ये नई तब्दीली में पाकिस्तान को क्या देगा? ये बंदा क्यों जुल्म कर रहा है ये पाकिस्तान? जी मेरे भाई, ये तो देखें लोगों को डिसाइड करना है कि सवाल जो असेंबल किया है जिन इंग्रेडिएंट से। हाँ, लेकिन इनकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मुशर्रफ के दौर में जो हमारी पॉलिसीज रहीं, उसमें ताहिर कादरी और इमरान खान का तड़का भी तो लगा दिया ना, वो उन्होंने साइड पे डाल दिया, मतलब थोड़ा सा वो वाकई सवाल समझ में नहीं आया कि बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। नहीं आएगी। मोहम्मद अली साहब कसूर से। जी मोहम्मद अली साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। तारिक बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी तारिक साहब। भाई मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसे आप फरमा रहे थे कि कतरी के पास इनको जाना चाहिए, तो कतरी अगर यहाँ पे तलोर मारने आ सकता है, 200-400 अरब के जब प्रोजेक्ट साइन करने हैं तो वो कतरी वही कतरी आ सकता है, तो इस वक्त वो कतरी एविडेंस रिकॉर्डिंग के लिए पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकता? चलें वो अगर पाकिस्तान में, इसलिए तारिक साहब के मसला हमारा है। एक मिनट बात मुकम्मल कर लेने दे मेरे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट कर दीजिए। अगर जैसे JIT उनको ये कह रही है कि आप दोहा के अंदर पाकिस्तानी कौंसलेट है वो कतर के अंदर मौजूद है, वहां पे वो तशरीफ लें, क्योंकि उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है ताकि कोई बंदा मुकर ना जाए अपने बयान से। वो कहे जी नहीं मैंने तो ये कहा था, इन्होंने नहीं भाई साहब बात ये है, उन्होंने जबानी थोड़ी नहीं, क्या वो आने के पाबंद हैं? क्या वो आने के पाबंद हैं? हम कह रहे हैं कि हम कतर जाते हैं, आप ओ भाई वो जो कतरी शहजादा है वो क्या आने के पाबंद हैं? क्या आपकी डिक्टेशन लेने के पाबंद हैं? वो उसकी
फिर उसका जो एविडेंस है वो भी झूठ का पलंद है ना। तो रिजेक्ट कर दे भाई, कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। अगर इस सारे सूरत हाल में कह रहा हूँ कि लोगों को मिसगाइड, पूरे पाकिस्तानी कौम को मिसगाइड किया जा रहा है। अगर वो एविडेंस नहीं देता है, अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं देता है, तो ऑटोमेटिकली उसका एविडेंस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो ये जो अगर जो डिफेंस है, नहीं मुझे पता है और मैं आपके ऊपर ये शुबा जाहिर भी नहीं कर रहा तारिक साहब। हम तो एक बात कर रहे हैं ना, वो एविडेंस खत्म होगा, उसका नुकसान शरीफ फैमिली को होगा, क्योंकि शरीफ फैमिली ने ये खत पेश किया था कि जनाब ये नहीं तो कतरी से पूछ लें। अब अगर कतरी नहीं आता है तो ये चीज हम काय को टेंशन ले, ये शरीफ फैमिली को लेनी चाहिए टेंशन। सखीउल्लाह साहब है कराची से। जी सखी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच से। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने कराची में निकलेरिया के रेफरेंस में बात करी थी। अच्छा, नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका आपको पता है कि ये कोई ऐसा इलाका नहीं है कि हम जिसको कच्ची आबादी कहें या कोई पसमानदा इलाका कहें। एक कराची का वेल नोन इलाका है। यहाँ पे जो एक इशू चल रहा है, अगर आपको पता हो कि कराची वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। हम यहाँ पे प्रॉब्लम ये इस वक्त शिकार ये है कि जी वाटर की कंटेमिनेशन है, और जब वाटर बोर्ड के पास जाते हैं तो वो कहते हैं फंड्स नहीं है। जब हम केएमसी वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये हमारे अंडर में नहीं है। मतलब आप बिलीव करें कि मैं ऐसे कराची सिटीजन ये सोच के परेशान हो रहा हूँ, बल्कि इवन मैं तो सबको लिख भी चुका हूँ, इवन मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर कराची। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो स्टिल अपनी जगह है, कोई उसको रिजॉल्व नहीं कर रहा अनटिल और अनलेस कोई डेथ, खुदा न खास्ता किसी की डेथ ना हो जाए उस कंटेमिनेशन वाटर की वजह से। तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट यही है कि जी किसी तरीके से हम मीडिया पे इसको हाईलाइट कर सकें कि जी देखिए ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। पानी है तो जिंदगी है, यहाँ लोगों के पास पानी पीने को नहीं है, इधर पानी है तो वो कंटेमिनेटेड है। तो बस ये है कि किसी तरीके से आप मीडिया पे बात होती है, लेकिन बदकिस्मती है मैं फिर कहूँगा इस शहर की, इस सूबे की के जो हुकूमत है। और ये खैर कंटेमिनेशन खाली सिंध तक महदूद नहीं है या कराची तक महदूद नहीं है, और भी मुल्क के इलाकों में प्रॉब्लम्स हैं इस सारी, लेकिन ये एक अमूमी मसला बन गया है कि हमने, आपने देखा होगा पहले स्ट्रीम्स होते थे साफ़ पानी के, हमने सीवरेज उसमें ही ख़ुद पाइप घुसा के हमने उसको कंटेमिनेट किया। अब उसकी जो उसको अलग करने के लिए हमें बाकायदा फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स चाहिए, हमें रिसाइकलिंग, वाटर रिसाइकलिंग। उस दिन मैं पढ़ रहा था, अभी इसराइल जब गए हैं भारतीय वज़ीर आज़म, तो मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, जो इसराइली वज़ीर वहाँ के एक वज़ीर हैं वाटर के, उन्होंने इंडिया के साथ एक साइन किया है वो साहब मुआहिदा, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में कंटेमिनेशन वो करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 97% कंटेमिनेशन ख़त्म कर देते हैं अपने, इस हद तक उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो दुनिया में टेक्नोलॉजी मौजूद है, हम अपनी मिस गवर्नेंस की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से या तवज्जो ना देने की वजह से इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, और ये इंसानी सेहत के लिए बेहद नुकसान। मतलब आपका ख्याल है हम अपनी कंडीशन दूर करने के लिए यहूदियों से टेक्नोलॉजी लें? तो अब सऊदी अरब भी तो कर ही रहा है ना उनसे दोस्ती। भाई ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। मिसेस ईशान हैं हमारे साथ रावलपिंडी से। जी मैं मिसेस ईशान फरमाइए। जी मैंने दो बातें करनी है। एक तो साहिवाल के हवाले से, जिस तरह 5 जुलाई को जब मरियम नवाज के बारे में सब कह रहे थे कि उनको अदालत में नहीं जाना चाहिए, उसी वक्त मेडिकल कॉलेज साहिवाल के एक हॉस्टल में जो पुलिस वाले डिप्टी कमिश्नर वगैरह अपनी पसंद की लड़कियां जो है वो अशर बनाकर और लेकर गए, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी आया है। आप तो इसके बारे में ज़रा बता दें, और पहले मेरे ख्याल में आपके चैनल में आपने डिस्कस नहीं की ये बात। दूसरी बात मैंने ये करनी है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर जगह पे KPK के जो पुलिस स्टेशन हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं और जो चेंज आई है वो तस्वीरें हैं, अगर आप कभी वो तस्वीरें भी दिखा दें कि लोगों को सही तरह से पता। मेरा ताल्लुक असल में खुद KPK से है। हम लोग वहाँ जब जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं आप जरा जाके देखिए पुलिस स्टेशन, आप जरा जाके हॉस्पिटल। तो आपने देखा मिसेस ईशान, आप गई थी वहाँ? मैंने देखा है। तो बताइए हमारे नाजरीन के लिए कि वहाँ क्या है।
वहाँ के आप सिर्फ अगर आप तस्वीरें भी, अगर आप फेसबुक पे, अगर अभी आप गूगल करें, आपके पास बहुत सी तस्वीरें आ जाएंगी। प्लीज आपको तस्वीरें जरूर दिखाएं के पीछे के जो पुलिस स्टेशन हैं पेशावर के जो है, मैंने पेशावर के देखे हैं। हॉस्पिटल HMC है और दूसरे जो हॉस्पिटल आप HMC हॉस्पिटल की नई तस्वीरें निकालें, आपके पास आ जाएंगी। वो प्लीज आप लोगों को जरूर दिखाएं कि लोगों को पता चले कि वहाँ पे सचमुच की चेंज आई है। दूसरी बात, ये जो चटियल मैदान थे वो सचमुच में अभी वो पूरे के पूरे जंगल बन गए हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा उन्होंने सब्जा और वो सब किया। ये सब कुछ झूठ नहीं है। मिसेस ज़ीशान, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूं। हमने बाकायदा एक प्रोग्राम किया था, ये जो फॉरेस्टेशन इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, वी अप्रिशिएटेड। हमने सारा जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं ग्राउंड पर उनसे बात की है और वाकई एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स के बारे में जो रिपोर्ट्स भी आई हैं, इकोनॉमिस्ट की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि बाहर से पाकिस्तानी डॉक्टर्स छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, लोग अच्छे महंगे वाले स्कूल से बच्चों को उठाकर और सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। ये सब हमारे सामने हो रहा है, पिछले कुछ सालों से ये हो रहा है। लेकिन मैंने टीवी पे कुछ भी नहीं देखा। आप प्लीज पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल की तस्वीरें तो जरूर हम आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल सराखों पर हम नेक्स्ट वीक मंजूर आलम काकड़ साहब हैं पेशीन से। मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, कल तो 8 जुलाई है और कश्मीर में बुरहान वानी साहब की शहादत की पहली बरसी है। जी जी। पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान असम्बली वो वाहिद असम्बली है जो कि 3 जुलाई को यहाँ के एक MPS साहब ने करारदाद पेश की थी कि यहाँ पर 8 जुलाई को पूरे बलूचिस्तान में बुरहान वानी शहादत की तस्वुर से एक जो है वो आम तातील का ऐलान किया जाए। बाकी 3 असम्बली, सेनेट और कौमी असम्बली की हैसियत से तो हमारे साहब ने तो ये करारदाद पेश की थी। फिर मेरे ख्याल में वज़ीर आला कोई बाहर गए थे, उस वजह से करारदाद पास नहीं। ये कोई हुकूमत पाकिस्तान में 8 जुलाई को कुछ खास यौम करार दे के मनाने का फैसला अभी मैंने कल अभी नहीं, लेकिन बहरहाल उसको ऑब्जर्व करेंगे। मेरे ख्याल में लोगों को लोग सपोर्ट करते हैं कश्मीर कॉज को, और बुरहान वानी की शहादत पर हमें भी बात करनी की है हमने पहले भी, अब आइंदा भी करेंगे, क्योंकि उनकी शहादत से जो कश्मीर में एक अभी जो है आज के दिन तक तो चूँकि कल 8 जुलाई है तो इंटरनेट सर्विस वहाँ महदूद हो गई है। हाँ, वो बंद कर दिया है उन्होंने बाकायदा। और रेल और रोड सर्विस जो है वो भी कंटेन की गई है। और अब देखें कल का दिन खैरियत से गुजर जाए। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात है अगर बलूचिस्तान की असेंबली ने जो है करारदाद पास की है। वो बशीर बंगश साहब हैं कोयटा से। जी वो बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे सवाल के 2 पोर्शन है। पहला ये कि GIT अमूमन जब बनती थी तो कोर्ट्स के ऑर्डर के ऊपर मुतल्लिका डिपार्टमेंट इसको कंस्टिट्यूट करते थे। ये पहली GIT है जिसको कोर्ट ने खुद अपने चॉइस करके बिल्कुल बनाया है। दूसरा, इस GIT में एक सिविल इदारा मिसिंग है जो एक जमाने में GIT की चेयरमैनशिप उनके पास हुआ करती थी। क्या ये इकदाम GIT की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट के डिसीजन पर सवाल पैदा नहीं करेगी? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कोर्ट ने ये GIT कोर्ट ने काम की है जो, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए भाई, आप कहलवाना क्या चाह रहे हैं हमसे? आपका ख्याल है कि ये जो कोर्ट ने GIT कायम करने का फैसला किया है या उनमें जो 6 इदारों का फैसला किया और 7वां शामिल नहीं किया, ये कोर्ट की गलती है, आप ये कहलवाना चाह रहे हैं हमसे? नहीं, आप कहलवाना क्या चाह रहे हैं? आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं? मिसिंग है और दूसरी तरफ तो हम क्या करें? हम क्या करें? ये कोर्ट ने डिसाइड करना है ना। जो GITs की आप बात कर रहे हैं वो GITs जो हैं वो निचले लेवल पर बनती थी। ये क्योंकि आला तरीन अदालत है, उसका इस्तेहकाक है कि वो उस GIT को तश्कील दे जिसमें उसके विजडम के मुताबिक जितने इदारे आ सकते हैं वो उन्होंने रख दिए। तो अब ये कह देना बहुत से ऐसे इदारे और भी हो सकते हैं, मतलब कोई ये भी कह सकता है कि आप जो है गैर जानिबदार को फाइनेंशियल एक्सपर्ट हायर कर लेते, कोई और ऐसी चीज़ें कर लेते, तो वो तो फिर देयर विल ऑलवेज बी। और जब ये फैसला एक दफ़ा आ जाएगा उस पर हम खुल के कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी कि ये करना था, ये करना था, जो जजेस हैं उनको काम करने दें, हम तो जज नहीं हैं। फातिमा साहिबा हैं हमारे साथ। जी फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं 2 बातें अर्ज करना चाहूँगी। एक तो मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि अभी मेरे ख्याल से 2-3
हफ्ते गुजरे हैं, KPK में जो EPA है उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें उन्होंने जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स थे उनकी मैन्युफैक्चर को बैन किया है। तो एक तो प्लीज़ आप उसकी इन्फोर्समेंट पे थोड़ा सा अपडेट कर दें, और दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान में जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो लिटरली एक क्राइसिस बन चुका है। तो हमारी जो गवर्नमेंट्स है, हमारा सारा फोकस है जी इसको हमने किधर डंप करना है, किस तरह से इसको मैनेज करना है, जबकि पहला फोकस आपका उसकी मैन्युफैक्चर के ऊपर होना चाहिए। लाइक गोल्डन रूल यही है कि आप उसको कम से कम प्रोड्यूस करें। तो मेरे ख्याल से सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को उस जो भी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ उनके लिए हमें लेजिस्लेट करना चाहिए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग रोक देनी चाहिए और उनको पीनलाइज करना चाहिए। दैट सेड मैं आपसे एक अपडेट लेना चाहूँगी। एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जस्टिस शौकत सिद्दीकी की कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी फॉर सम अलेज्ड एक्सेसेस दैट वर कमिटेड बाय हिम। तो आप प्लीज उस पर अपडेट कर दें, और जो ब्लॉगर्स का एक केस चल रहा था ब्लास्फेमी पे इन हिज कोर्ट, तो उसके ऊपर अपडेट कर दें कि दोनों की क्या देखिए वो क्योंकि अभी चल रही हैं प्रोसीडिंग्स और हम भुगत भी चुके हैं एक दफ़ा उस पर बात करने का, लेकिन आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि दे आर ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स। ब्लॉगर्स की जहाँ तक बात है तो ब्लॉगर्स का केस डिस्पोज ऑफ हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उसके बाद कोई ऐसी पेशरफ नहीं है। मिसेस खान है मर्दान से। जी मिसेस खान जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जी ये काजी ईसा की एक रिपोर्ट आई थी जिसको चौधरी निसार ने चैलेंज भी किया था कोर्ट में, उस पे कोई अपडेट नहीं आई। चैलेंज तो नहीं किया था? चैलेंज किया था उन्होंने कहा था जी मैं कोर्ट में लेके जा रहा हूं, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। इतनी बड़ी बदकिस्मती है ये हमारी कि हमने खुद जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो हमें लगा कि पहली दफ़ा किसी जज साहब ने संजीदा कोशिश की कि तमाम एक वाक़े के तमाम पहलुओं को कवर किया जाए, जो वहाँ पे ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं उनको फिल किया जाए ताकि फ्यूचर में ये ना हो। लेकिन बदकिस्मती है हमारी, हम अपनी अना के आगे ये नहीं देखते कि क्या उससे हमारे माशरे को नुकसान होगा, क्या उससे हमारे मुल्क को नुकसान होगा। चौधरी निसार अली खान से अगर आप अना भी छीन लेंगे तो पल्ले क्या रह जाएगा, मुझे ही बताएं। बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा, लेकिन कोई इस पे फॉलो अप भी नहीं आया, बस डिसअपीयर कर गई ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ, नज़रअंदाज कर दी। हमने बारहा कोशिश की कि इसका फर्दर पता करें, लेकिन मेरे ख्याल में वो इनिशियल उसके बाद जैसे हुकूमतें करती हैं कि हर अच्छी रिकमेंडेशन को फ़ौरन जो है ट्रैश कैन में डाल देती हैं और जो उन्होंने करना होता है वो करते हैं। अली अहमद साहब हैं लाहौर से। जी अली जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मैं बात करना चाह रहा था कि सारे पब्लिक माइंड बना के हवाले से आप दोबारा कहेंगे, दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी जी, मैं कह रहा था कि मेरे ख्याल में आप दोबारा अगर ट्राई कर लें तो बेहतर होगा। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखते हैं कि आपकी कॉल लगती है कि नहीं। वेलकम बैक। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कितनी निचली सतह तक आ सकते हैं उसकी एक फौरी मिसाल मैं मुख्तसरन देना चाहता हूँ कि भारत में गाज़ियाबाद अस्पताल है दिल्ली के करीब, वहाँ लाहौर की एक मरीज़ा है जिनकी आँख में ट्यूमर है, फ़ायज़ा तनवीर। उनका ऑपरेशन होना है, 20 दिन का उन्हें वीज़ा चाहिए, $20,000 का ख़र्चा है। तनवीर के क्लास फेलोज़ ने 16 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। 1 मिलियन गाज़ियाबाद अस्पताल में ऑलरेडी डिपॉज़िट हो चुका है, लेकिन भारत का जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद का, उसने कहा जी हम फ़िलहाल वीज़े नहीं दे सकते, वीज़े बंद हैं। यानी इंसानी हमदर्दी या मेडिकल को छोड़ें, लेकिन अनऑफिशियली उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान के जो मुशीर कौमी सलामती उमूर ख़ारजा हैं सरताज अज़ीज़, वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से रब्ता कर लें तो फ़ायज़ा तनवीर को वीज़ा मिल सकता है और उसका आँख के ट्यूमर का ऑपरेशन हो सकता है। तो अगर कोई साहब सुन रहे हों और सरताज अज़ीज़ तक ये बात पहुँच जाए तो अल्लाह ताला उसका अजर देगा। कामरान राना साहब हैं बिहाड़ी से। जी कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सर आप का प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं जी, खासतौर पर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के हवाले से माशाल्लाह आपकी बड़ी नजर होती है काफी चीजों पे। मैं एक्चुअली एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता था कि पंजाब गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस साल जो परचेज की गई है उसमें मनपसंद कंपनीज को आगे रखते हुए एक चीज जो लास्ट ईयर रेट कॉन्ट्रैक्ट में ₹2.50 की थी वो इस साल ₹12.50, इसी तरह ₹13 में जो 98 पैसे का कैप्सूल था वो इस दफा ₹12 में परचेज किया जा रहा है। साथ साथ अगर मुझे उन कैप्सूल का नाम और वो भी बताते चलें ताकि लोगों को पता भी चले। एंटीबायोटिक में इस्तेमाल होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स। ओके, आप रेट कॉन्ट्रैक्ट 2015-16 उठा के देखेंगे तो वो टैबलेट जो पंजाब गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज परचेज की थी वो ₹2.50 में की है, और वही टैबलेट जो इस दफा परचेज की जा रही है वो ₹13 पर टैबलेट परचेज की जा रही है। ओके। इसी तरह ओमिप्राजोल कैप्सूल जो कि एसिडिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो लास्ट ईयर जो था उसका रेट था 98 पैसे पर कैप्सूल, जो कि इस दफा ₹9.80 में परचेज किया जा रहा है। ठीक है, ये आप एक डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लें, आप THQ लेवल पे देख लें, आप RSC लेवल पे देख लें, तो ये करोड़ों की करप्शन बनती है। हम अपने तौर पर इसकी तहकीकात भी कराएंगे। दवाइयों का कुछ मसला हमारे पास पेंडिंग भी पड़ा हुआ है, तो इसको हम देखेंगे। जी काशिफ इकबाल साहब है पिंडी से। जी काशिफ। मैं सर आपकी तवज्जो जरा दिलाना चाहता हूँ बल्दियाती इदारों की तरफ के, बल्दियाती इदारों की परफॉर्मेंस क्या है, काइंडली उस पर हमें प्रोविंसेस वाइज अपडेट कीजिए, कोई ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट कीजिए ताकि जिससे हमें पता चले कि बल्दियाती इदारों की क्या परफॉर्मेंस है और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और जो हमारे एक कॉमन आदमी के इश्यूज हैं तालीम से, सेहत से रिलेटेड, उसमें इन बल्दियाती इदारों ने अभी तक क्या किरदार अदा किया है, या वो इस काबिल अभी हो चुके हैं कि एक आम आदमी को बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए फैसिलिटेट कर सके। काशिफ भाई, मेरे ख्याल में 1 साल तक तो अभी तक बल्दियाती इदारों और सूबों के दरमियान जो अथॉरिटी की रस्साकशी चल रही है, बल्दियाती इदारों के हाथ पाँव बांध के उनको कह दिया है कि जनाब आप करें, जो कि और ये सारी फरमाइशें आप सूबाई हुकूमतों से करें। बल्दियाती इदारों को उन्होंने हाथ पाँव बांध के जो है रेड़े पे बैठा दिया गया। दूसरी बात बताइए, क्या कह रहे हैं आप? दूसरी बात गुजारिश थी कि आपका प्रोग्राम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो मैसेज देखते हैं जो पढ़ी लिखी एक क्लास से बिलोंग करते हैं, तो एजुकेशन के हवाले से सर मेरी गुजारिश है कि आप लोग 5 दिन या 6 दिन जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें 10 मिनट एजुकेशन के सेगमेंट, एजुकेशन पे जरूर करें। हम वक्तन फौक्तन काशिफ इकबाल साहब ये मसला उठाते रहते हैं। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, और अगर हमसे मिस हुआ है मजीद कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल करेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब हैं मुल्तान से। जी अल्ताफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं उसरतुल्लाह खान साहब, आपको BBC में जब आप थे तो बड़ा पसंद करता हूँ, आपको सुनता था। थैंक यू सो मच। आपके जो तजज़िये थे बहुत मजेदार होते थे, और स्पेशली हम आपको रेडियो पे सुनते थे और आप बड़ी सच्ची बात करते थे। अब फरमाइए। अब थोड़ा सा मसला है, पता नहीं आप कमर्शियल चैनल पे हैं, अब थोड़ी सी आप डंडी मारते हैं, कहीं आपकी वो साख जो BBC में थे कि वो कहीं इफेक्ट न कर जाए। ठीक है, पहली बात ये है। ठीक है। दूसरी बात मेरी ये है कि मेरा एक पैगाम है, जो ये ढीठ और झूठे सियासतदान ओबलीज एंकर पर्सन है, इनको ये बताना है कि अब गरीब और मीडियाकर आवाम के बच्चे जो हैं, जो इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, और जो भी टीवी पे बात करते हैं वो हर बात इनकी समझते हैं कि ये किस तरह बोल रहे हैं और इनको कितना माल लगा या नहीं लगा। तीसरी बात ये है कि ये अभी मैंने पिछले दिनों में बड़ा एक हादसा हुआ है हमारे भावलपुर साइड पे, उस पे काफी सियासतदानों ने, एंकर पर्सन ने कहा कि ये जहालत है। हालांकि आप सर्वे करके देख रहे हैं कि जितने भी लोग वहाँ थे वो सारे गरीब लोग हैं और गुर्बत की वजह से ये जो कुछ हुआ है। तो ये चंद सवाल थे, आपकी ऑब्जर्वेशंस लोगों ने सुन ली हैं, और वो साहब इंटरेस्टिंग बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है। तो आज इतना ही जनाब, मंडे तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।